नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। टेस्ट नंबर 9 हम लोग कर रहे थे, ठीक। और 80 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। आज 181 से 120 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। चलिए ये जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। और PDF टेलीग्राम पे पढ़िए, वहाँ से ले लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 में अल नीनो के बारे में पूछा है। अल नीनो आप लोग समझते होंगे इनको। ये जो नीनो घटना है, ये समुद्र के पानी का गर्म हो जाने से संबंधित सब घटनाएं हैं। और इन सब घटनाओं से कहीं पे सूखा तो कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब हम लोग को ये देख लेना है कि ये इसका टारगेटेड जोन कौन सा है, ठीक है। देखो नॉर्मली ये सब बड़ी टॉपिक है, इनको आधा घंटा चाहिए कम से कम समझने के लिए, लेकिन हम लोग इसमें मोटी मोटी बातें देख ले रहे हैं, ठीक। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। देखिए, हवा का जो बहने का रुख होता है, बहने की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होती है आप लोगों को पता होगा। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे हवाएं आती हैं, ठीक है। वहाँ पे हवाएं आती हैं। और ये आती कहाँ से हैं हवाएं? जहाँ पे हाई प्रेशर जोन होता है। हाई प्रेशर जोन से हवाएं बह के लो प्रेशर जोन की तरफ भागती हैं, ठीक है। और इस एरिया को फुल करती हैं, फुलफिल कर देती हैं। लो प्रेशर का मतलब यहाँ पे हवाओं की मात्रा कम है, ठीक है। हवाओं की डेंसिटी कम है, यहाँ पे हवाएं कम है, यानी जगह खाली है यहाँ पे, और हवाएं अभी और भर सकती हैं, ठीक है। तो उस जगह को भरने के लिए हाई प्रेशर जोन से हवाएं बह के इस क्षेत्र में आती हैं और जो खाली जगह है उसको भर देती हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक दोनों जगह प्रेशर मेंटेन ना हो जाए, सेम ना हो जाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हवाओं की स्पीड क्या होगी इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में बहने की, ये डिफरेंस से पता चलता है। जैसे कहीं पे यदि लो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, तो यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से आएंगी, ठीक है। इस खाली जगह को भरने के लिए हवाएं बहुत तेज़ी से आएंगी और वो हवाएं तूफ़ान की तरह लगेंगी आपको कि तूफ़ान आ गया है। अब समझ जाना कि जहाँ पे भी हवा बह रही है, जहाँ पे आप रह रहे हो और वहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो समझ जाना यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप था और हवाएं दूसरे क्षेत्र से यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अब सीधे फिगर पे चलिए, हम लोग इसको अल नीनो को समझ ले रहे हैं। ये देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है, वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, इसमें आपको पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। ये जो रीजन है क्या है? ये पैसिफिक ओशियन है। इस तरफ वाला जो रीजन है इसको ईस्ट पैसिफिक बोलते हैं, ठीक। ये ईस्ट पैसिफिक ओशियन है, ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर। और ये जो जोन है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन है। क्लियर? इंडिया की लोकेशन आपको दिख रही होगी। तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि अल नीनो जो है वो पैसिफिक ओशियन में टारगेटेड है। पैसिफिक ओशियन उसका जोन है, ठीक है, जहाँ पे ये अफेक्ट करता है या फिर बनता है। तो आपको ये येलो और रेड कलर में दिख रहा है मार्क, ये जोन शो कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? पानी का, ठीक है। पैसिफिक ओशियन का जो ये वाला जोन है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक। ये हो जाता है वैसे नॉर्मली, यहाँ पे नहीं होता है गर्म पानी। और ये जोन कौन सा है? ये ईस्ट पैसिफिक ओशियन है। ईस्ट पैसिफिक भी है और थोड़ा सा साउथ में भी है, यानी साउथ पैसिफिक ओशियन ही है। तो ईस्ट पैसिफिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन इसका टारगेटेड जोन है, पहला पॉइंट। ये पानी पूरा का पूरा क्या है? गर्म है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा है। और टेम्परेचर जब ज़्यादा रहता है तो वहाँ के ऊपर की हवाएं, इस पानी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, हवाएं हैं वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो वो भी गर्म हो जाएंगी। और गर्म होने से हवाओं का प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है? जब चीज़ कोई गर्म होती है तो वो फैल जाती है, ठीक है, यानी वो कम डेंस हो जाती है, डेंसिटी उसकी घट जाती है, मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स दूर दूर भाग जाते हैं। और दूर दूर भाग जाएंगे तो वहाँ पे जगह मिल जाएगी कि नहीं और पार्टिकल्स को आने के लिए, यानी प्रेशर ड्रॉप हो गया। टेम्परेचर यदि हवा का ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर घट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस एरिया में प्रेशर भी कम है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो अब यहाँ पे हवाएं आएंगी दूसरे क्षेत्र से, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? ये दूसरा क्षेत्र है ये वाला। यहाँ से हवाएं भाग के आती हैं इस जोन में, ठीक है, इस जोन में। और चूंकि ये हवाएं समुद्र के ऊपर चल रही हैं तो इन हवाओं में नमी रहेगी, ठीक है। और वो नमी वाली हवाएं इस जोन को छोड़ के इस जोन पे आएंगी। समझ में आ रहा? इस जोन को छोड़ के इस जोन की तरफ भागेंगी हवाएं, ठीक है। तो जब नमी वाली हवाएं यहाँ पे आ गई हैं सारी, तो वर्षाएं तो इधर ही कर देंगी ना, इधर थोड़ी ना करेंगी। तो इधर नहीं करेंगी जब वर्षाएं हवा नमी वाली, तो इधर तो ये सूखा हो जाएगा। तो इसी जोन में अपना इंडिया भी आ रहा, और ख़ासतौर से साउथ वाला एरिया आ रहा।
तो ये तो सूखे से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि सारी हवाएं तो भैया तुम खींच ले गए। अल नीनो के इफेक्ट से जो ये वाला रेड जोन बन रहा था, ये येलो और रेड जोन बन रहा था, जहाँ पे प्रेशर कम था, टेम्परेचर ज़्यादा था सी लेवल का, सरफेस वाटर का, और इस गर्म सरफेस वाटर से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था और प्रेशर कम हो गया था, और प्रेशर कम होने से सारी की सारी हवाएं इस जोन से खींच ली, सारी इसने खींच ली, इस जोन ने खींच ली, तो सारा का सारा शिफ्ट हो गया, नमी वाला वाटर शिफ्ट हो गया इस तरफ, ठीक है। तो फिर इस जोन में बारिश हो जाती है और इस जोन में सूखा पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि नमी वाली हवाएं नहीं बची यहाँ पे, सारी की सारी ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई दूसरी तरफ। तो ये एल नीनो में होता है, ठीक है। बाकी हम लोग कभी और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा प्रेशर बेल्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ITC जेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अभी इतना बहुत है, मोटा मोटा समझ ले रहे हैं। और ये हर साल रिपीट नहीं होता है, ये 3-4 साल 5 साल बाद ये रिपीट होता है। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं, नॉर्मली तो उल्टा चलता है प्रोसेस, ठीक है। हाई प्रेशर लो प्रेशर जोन जो है वो इस तरफ बनता है, ठीक, और हाई प्रेशर जोन इस तरफ बनता है, मतलब उल्टा होता है। जो अभी एल नीनो में पढ़ा है आपने, इसका उल्टा कर देना तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है। नॉर्मल कंडीशन रहेगी तभी तो इंडिया की तरफ हवाएं आएंगी और मानसून बनाएगा, साउथ वेस्ट मानसून जो पढ़ते हो, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे चलें। अब पहला पॉइंट पढ़िए, यह पूर्वी मध्य अटलांटिक महासागर, ये अटलांटिक महासागर में थोड़ी ना ये अफेक्ट होता है, इफेक्ट करता है। हम लोगों ने तो पैसिफिक ओशन पढ़ा, वो भी ईस्ट पैसिफिक ओशन पढ़ा, ठीक है, ईस्ट पैसिफिक ओशन प्लस साउथ पैसिफिक ओशन पढ़ा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, यह घटना प्रत्येक 3 से 5 सालों में होती है, परंतु इससे पहले भी हो सकती है। ये पॉइंट ठीक है, नॉर्मली जो टाइम होता है एल नीनो का वो 3 से 5 साल के बीच में रेपिटेशन इसका होता है, और उससे भी पहले कभी कभी आ जाता है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, आपने दक्षिण अमेरिका देखा था ना, जहाँ पे ये रेड जोन बन रहा था, तो वहाँ पे प्रेशर कम हो गया था और हवाएं वहीं पे बह के आ रही थी, तो वहाँ पे तो खूब वर्षा हो रही थी। तो दक्षिण अमेरिका में अधिक औसत वर्षा, जबकि साउथ इंडिया में सूखे से जुड़ा है, तो इंडिया में सूखा पड़ जाता है, खासतौर से साउथ वाला एरिया। तो ये पॉइंट ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 और 3 करेक्ट है, ठीक। इसको स्पेनिश की भाषा में क्राइस्ट चाइल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्राइस्ट चाइल्ड, छोटा बालक। चलिए आगे बढ़िए। 82 देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। झरिया और चंद्रपुरा के सबसे महत्वपूर्ण कोयले क्षेत्र कोल एरिया हैं, ठीक है, कोल फील्ड्स हैं झरिया और चंद्रपुरा, यानी यहाँ पे रिजर्व भर के हैं, रिजर्व भर के हैं। तो झारखंड के धनबाद में है ये कोल फील्ड, ठीक है, धनबाद में झरिया और चंद्रपुरा हैं। धनबाद कहाँ है, ये झारखंड है, झारखंड के हैं, झारखंड की माइंस हैं एक तरह से, ठीक। चलिए 83 देखिए, इसमें माउंटेन सीरीज़ को क्या करना है, हम लोगों को दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो जल्दी से अरेंज कर दीजिए। सबसे नीचे कौन सी दिख रही होगी, सबसे साउथ में, इसमें जल्दी से बताइए। कार्डामम आप लोग पढ़ते हैं ना सबसे साउथ में, तो कार्डामम सबसे नीचे होगी, यानी ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन किस में सबसे लास्ट में दिख रहा है, इसमें, तो आंसर तो बी हो गया। बाकी नहीं भी जानते होंगे तब भी काम बन जाएगा, लेकिन इसको मैप पे देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, दिख रहा है, जूम कर दें और देखो, ये पालकोंडा दिख रही है, जावेदी, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक। पालकोंडा, जावेदी, सेवरॉय और अन्नामलाई, और सबसे नीचे कौन सी, कार्डामम, ठीक है। तो कार्डामम से जस्ट ऊपर कौन सी, अन्नामलाई, फिर उसके ऊपर सेवरॉय। चलिए अब क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग जल्दी से। तो कार्डामम के जस्ट ऊपर आपने कौन सा पढ़ा, सेवरॉय, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी थी, जावेदी, और सबसे ऊपर कौन सा, गढ़जात, गढ़जात ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो सबसे उत्तर में तो यही होगी, तो आंसर भी हो गया, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 84 देखिए। देखो आसान सा क्वेश्चन है, कई बार हम लोग पढ़े होंगे। इकोसिस्टम टर्म, इकोसिस्टम टर्म से मैं टॉन्सिल याद रखा हूँ, तो ये तो सही है, ये तो मैच है, सही है, इकोसिस्टम टॉन्सिल है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछ लिया है। इकोलॉजिकल नीचे जो होता है वो जोसेफ ग्रेनेल साहब ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है, ये भी सही मैच है। और इकोलॉजी अर्नेस्ट हेगल साहब ने इसकी खोज की थी, तो ये भी सही है। तो डीप इकोलॉजी गलत होगा। तो डीप इकोलॉजी के जो खोज करता थे वो कौन कौन से थे, अर्ने नेस, ठीक है, ये याद रखना है, नेस, ओडम साहब नहीं थे, नेस साहब थे। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन गलत मैच है, ठीक है। तो आंसर सी हो गया, ठीक। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सही से, आंसर सी ऑप्शन हो गया। चलिए 85 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग दोबारा कर रहे हैं शायद। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी ईपीआई 2020 पूछ रहा है, ठीक। इसमें स्थान क्या है, देखो इसमें स्थान बहुत ख़राब रहता है हम लोगों का ईपीआई में।
CCPI में सही स्थान रहता है, ठीक, CCPI में ठीक स्थान है। EPI में कितना है 168, ठीक है। और CCPI याद आ रहा क्या था? CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज में कितना था? 10वीं रैंक थी भारत की, ठीक है, 10वीं रैंक थी। इसको लॉन्च करने वाले, इसको रिलीज करने वाले कौन है? येल यूनिवर्सिटी, ठीक है, याद रखना, ये भी पूछता है ना, ये येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ठीक। CCPI कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच, ठीक है, जर्मन वॉच याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। तो दोनों की रैंकिंग आपको पता है, 168, CCPI में 10वीं है, ये जर्मन वॉच रिलीज करते हैं और ये येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो आंसर 168। आगे बढ़ें, चलिए। इन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था कि ऐसा क्यों है कि इनमें 168 रैंकिंग है और इसमें 10 है, इसका क्या रीज़न है, वो हम लोग एक बार ठीक से किए थे, ठीक है, फिर से रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को समय बच जाएगा ना। ऐसे आप लोग लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आंसर निकल आएगा। 168 रैंकिंग मतलब बहुत बेकार है, इसका मतलब है कि इसमें जो इंडिकेटर यूज हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर्स मतलब इंडेक्स बनाने के लिए जो भी पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, इसमें CCPI में कम पैरामीटर्स यूज कर रहे होंगे और EPI में ज़्यादा पैरामीटर्स यूज कर रहे होंगे। तो ज़्यादा पैरामीटर यूज करेंगे तो सारे पैरामीटर की स्थिति थोड़ी ना इंडिया में सही है, तो उस वजह से इसकी रैंकिंग बिगड़ गई, इसकी सही है, ठीक। चलिए 86 देखिए, UDID परियोजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? उससे पहले तो ये जान लें कि ये है क्या, इसके लाभार्थी कौन है, इससे फ़ायदा क्या है, किसको फ़ायदा है। तो आप लोग सीधा मेज पे आइए। UDID का मतलब है यूनिक डिसेबिलिटी ID, ठीक है, UDID, U का मतलब यूनिक, DI का मतलब डिसेबिलिटी, D का मतलब डिसेबिलिटी और ID का मतलब ID आप लोग समझते हैं, आइडेंटिटी कार्ड की तरह। तो ये बेसिकली है किसके लिए? जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, यानी विकलांग या दिव्यांग लोग जो हैं, ठीक, उनके लिए अलग से कार्ड होगा, ठीक। आधार कार्ड तो हो गई, उनके अलावा भी ये अलग से कार्ड होगा, डिसेबिलिटी ID कार्ड जिसे हम लोग बोलेंगे, ठीक, क्लियर है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया होगा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, दिव्यांग जन का जो मंत्रालय है वो लॉन्च करेगा, ठीक। और एक इस मंत्रालय के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़िए, 87 देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित से कौन सी विधियाँ यूज कर रहे हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। नेशनल इनकम समझते हैं ना, GDP समझते होंगे। GDP को हम लोगों ने पढ़ा था कि देश की बाउंड्री के अंदर जितनी भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही हैं और उन एक्टिविटियों का जितना भी मूल्य है, यानी गुड्स प्लस सर्विस का जितनी भी वैल्यू है, उन सभी को जोड़ देना, लेकिन बाउंड्री के अंदर और एक साल के अंदर, वो हमारा GDP हो जाता है, ठीक है। इसमें मतलब GDP में बाहरी इनकम को ऐड नहीं किया था, सिर्फ बाउंड्री के अंदर हो रहा था। अब बाउंड्री के बाहर का यदि इनकम आप ऐड कर लोगे, क्योंकि विदेश में भी तो रह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग, अगर वो पैसा भेज रहे होंगे इंडिया में तो वो किस में ऐड होगा? वो सब चीज़ें किस में होंगी ऐड? नेशनल इनकम में। यानी नेशनल इनकम क्या होती है? GDP तो होती ही होती है, प्लस इसमें बाहर से जो इनकम आती है वो भी जोड़ो, यानी यहाँ पे रिसीव मनी फ्रॉम ओवरसीज़, ठीक है, ओवरसीज़, बाहर से, इन दोनों को जोड़ दोगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी, ठीक है। यानी देश की कितनी इनकम है, और देश की इनकम से मतलब क्या, नेशनल्स की कितनी इनकम है, सिटीजन्स की कितनी इनकम है ओवरऑल पूरे इंडिया की, ठीक। अब इन पे हम लोग अलग अलग डिस्कस कर लेंगे कभी। अभी फ़िलहाल क्या रखना है याद, ये तीनों मेथड्स जो हैं इनसे हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं, प्रोडक्ट विधि, इनकम विधि और एक्सपेंडिचर विधि। भाई खर्चा करने की जो मेथड है, जैसे एक इंडिकेशन तो मिलता है ना कि भाई यदि आप मंथ में 40,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि भैया आपकी कम से कम इनकम 3 लाख रुपए पर महीना होगी, तभी तो आप जाके 40,000 खर्च कर पा रहे हो, ठीक है। 8 से 10,000 रुपये अगर हर महीने खर्च कर रहे हो तो इनकम मोटा मोटा कितना हो सकता है भैया? 50,000 होगा, 60,000 होगा। तो खर्चा करने से भी एक आइडिया हो जाता है कि आप कितना कमाते होंगे, ठीक है। तो कभी बाद में देख लेंगे इन सबको अलग अलग करके। तो ये याद रखना, उत्पाद विधि, आय और व्यय, ठीक है। तो आंसर डी हो गया। चलिए 88 देखिए, मिगेल डियाज कैनेल हाल ही में राष्ट्रपति बने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यूबा के राष्ट्रपति बने, क्यूबा के राष्ट्रपति
कौन है भाई साहब, ये देख लीजिए जल्दी से, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है? ये हैं, शक्ल देख लीजिए इनकी, ये हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 देखिए, 89 में योजना के बारे में पूछा है। कौन सी योजना? कोरोना योद्धा योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है? किस स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश ने अभी लॉन्च की है। और इसमें फ़ायदा किसको है? कोविड-19 की वजह से स्वास्थ्यकर्मी जो है उनकी जो अगर डेथ हो गई है तो उनको एक तरह से सहायता के तौर पे 50 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, 50 लाख। अब ये एक्सटेंशन स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा और लोगों को भी कर दिए, और लोगों के लिए भी एक्सटेंड हो गई है। ये देखिए इन्होंने एक्सटेंड भी कर दिया है, दिख रहा है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा नगरीय विकास गृह, राजस्व, स्थानीय लोकल बॉडीज़ में काम कर रहे जो स्टाफ हैं उन सब के लिए। ठीक है, और हेल्प कितने की है? 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। ठीक, याद रखना एमपी गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की है। चलिए 90 में 1 मई को भारत ने गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती मनाई? देखिए सिखिज़्म में आप लोगों को पता होगा कि कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। ठीक है, 10 गुरु, जिसमें से तेग बहादुर साहब जो थे वो 9वें नंबर के थे। ठीक, इन्हीं के भी हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई। और पहले गुरु कौन से थे? पहले गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक। और सबसे लास्ट वाले अगर पूछें 10वें कौन से थे, तो गुरु गोविंद साहब। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। इनको गुरु तेग बहादुर साहब को फांसी किसने दिलाई थी? औरंगजेब, याद रखना। ठीक है, औरंगजेब ने फांसी की सज़ा इनको सुना दी थी, आदेश दे दिया था 1675 में। और गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनको किसने मरवाया था? किसने सज़ा दी थी मृत्यु की? जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने, उन्होंने हेल्प की थी ना खुसरो की। चलिए आगे बढ़िए। 91 देखिए, हाल ही में किस, थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश में दिख नहीं रहा, मैं जूम आउट कर दूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाल ही में किस फसल की MACS 1707 नामक एक नई उपज और कीट प्रतिरोधी किस्म यानी पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी जो है, और हाई यील्डिंग वैरायटी जो है, हाई यील्ड का मतलब उपज ज़्यादा, और पेस्ट रेजिस्टेंट यानी कीट से प्रतिरोधी, विकसित की गई है। ये किसकी है? MACS जो है वो प्रजाति है किसकी? मकई की है? सोयाबीन की? सोयाबीन की है। ठीक, याद रहेगा। चलिए इसको देखिए, याद रखने के लिए हम लोगों के पास इमेज पड़ी है। ये है MACS 1407 न्यू हाई यील्डिंग वैरायटी पेस्ट रेजिस्टेंट सोयाबीन वैरायटी। देखो सोयाबीन को याद रखना है। ठीक है, सोयाबीन। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 देखिए, भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं? आप लोगों ने तो इसको कई बार पढ़े होंगे। देखो मेजॉरिटी पार्टी रूल बिल्कुल पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या है, एक खूबी है। मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्ट्रीज इन द लेजिस्लेचर यानी विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, ये भी ठीक है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो संसदीय प्रणाली की सबसे बेस्ट खूबी है। खूबी नहीं कहना चाहिए, विशेषता बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब हमेशा सही थोड़ी ना होता है कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव चीफ हैं एक्चुअली वो चीफ नहीं होके दूसरा चीफ है। ठीक, कार्यपालिका का मुखिया कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट में कितनी पावर हैं, क्या है, खुद से अपना कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, अपने विवेक से कुछ कर सकता है, डिस्क्रिशनरी पावर्स कितनी है प्रेसिडेंट में, उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, खुद प्रेसिडेंट करते हैं या किसी और के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें वास्तविक कार्यपालिका में और नाम मात्र में। तो नाम मात्र की कार्यपालिका बेसिकली प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है। ठीक, अब वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद को बोला जाता है वास्तविक कार्यपालिका, क्योंकि भैया सब कुछ यही तो है, यही सरकार है, यही मंत्रालय में बैठे हैं। तो पॉइंट नंबर डी भी सही है। तीसरा पॉइंट में लिखा डिसोल्यूशन ऑफ द अपर हाउस, उच्च सदन का विघटन थोड़ी ना होता है भाई, विघटन तो होते ही नहीं है कभी। ठीक है, उच्च सदन का नहीं होता है विघटन। तो पॉइंट नंबर सी, ये जो है विशेषता नहीं है, ये तो अपने आप में ही फैक्चुअली गलत है। ठीक है, उच्च सदन का विघटन फैक्चुअली गलत है। निम्न सदन का यदि विघटन होता तब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता होती। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। 93 देखिए,
देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स पूछे हैं एफ आर कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से 35 ना, लेकिन 12 से 35 में एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक हैं? 14 से 32, ठीक है, 14 से 32 में ही फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। 12 और 13 में थोड़ी ना लिखा है, 12 में तो स्टेट की डेफिनेशन है, ठीक है, और 13 आर्टिकल 13 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका उन सब कानूनों को नल एंड वॉइड कर देगी जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन करते हैं, ऐसा 13 में लिखा है, ठीक। तो ये जो 14 से 32 हैं, ये जो 14 से 32 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको 6 बड़े बड़े भागों में तोड़ लिया गया है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं? अगर एक बड़ी कैटेगरी में पूछें तो 6 बोल देना, ठीक। जिसमें आर्टिकल अगर 14 से शुरू करें तो आर्टिकल 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। तो 14 से 18 में क्या है? समानता का अधिकार। फिर 18 के बाद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं, और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। ये सब आप लोगों को याद होगा, ठीक। 25 से 28 में ये धर्म की स्वतंत्रता है, और फिर 28 के बाद 29-30 जो है वो कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड राइट्स हैं, ठीक है। 30 तक हो गया। 31 है नहीं, 32 कौन सा है? 32 में तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिट्स पढ़ते हैं, ठीक है, रिट्स पढ़ते हैं। इसको कौन जारी करता है? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और 32 को बोलते क्या हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो जल्दी से मैच करा दीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 होते हैं, ठीक है, 23 और 24। तो ये नंबर तो गलत है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 है, तो ये भी गलत है, ठीक है, 19 से 22 है। तीसरा सी पॉइंट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 32 थोड़ी ना भाई, 32 में तो रिट्स है ना, तो सी भी गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा फिर। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29-30 में, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए 94 देखिए। निम्नलिखित में से किसने विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया? आसान सा क्वेश्चन है ये। डाइसी साहब तो, ठीक है, डाइसी साहब का कॉन्सेप्ट था ये। डाइसी साहब का कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ, ठीक है, आंसर है सी। रूल ऑफ लॉ समझते हैं ना कि भैया सब कुछ रूल है, ठीक है, विधि का शासन है यहाँ पे, और किसी का शासन नहीं चलेगा। गरीब और अमीर सबके लिए कानून बराबर है, ऐसा लिखा है, होता नहीं है। देखो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकलिटी में फ़र्क तो है ही, आप लोग सब समझते हैं। अब देखिए ये गैप कब तक कम होता है। भारत में न्याय जो है ना वो फ़ोन के माध्यम से, बड़े बड़े लोगों के फ़ोन के माध्यम से मिलता है। चलिए 95 देखिए। निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात कहा जाता है? अमित्र घात यानी शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं को हरने वाला, ठीक है। और इस पोस्ट से, इस आइडेंटिटी से, इस सिंबल से किसको रिफ़र किया गया था? बिंदुसार को, ठीक है, बिंदुसार। बिंदुसार समझ रहे हो ना? अशोक के पिताजी, ठीक है, अशोक के पिताजी। चलिए 96 देखिए। निम्नलिखित में से कश्मीर की किस शासक को बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई थी? बुद्ध सिकन का मतलब है मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है, मूर्ति को तोड़ने वाला, यानी मूर्ति भंजक बोल दो उसे, मूर्ति भंजक। और जगह याद रखना, कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कश्मीर में जो सिकंदर शाह थे, सिकंदर शाह, उनको मूर्ति भंजक बोला जाता था, ठीक है। मूर्ति भंजक की वजह से उनको बुद्ध सिकन की उपाधि दी गई थी। बुद्ध सिकन का भी मतलब यही होता है, मूर्ति को तोड़ने वाला। क्योंकि ये जो शाह साहब थे ये सभी धर्मों के प्रति टॉलरेंट नहीं थे, ठीक है, टॉलरेंट नहीं थे, सहिष्णु नहीं थे। ये सभी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करवाना चाहते थे, ठीक है। इसलिए सिकंदर साहब को सेकुलर नहीं बोला जाता था, ठीक है, सेकुलर नहीं बोला जाता था, सेकुलर नहीं थे। चलिए आगे बढ़ें। 97 देखिए। 97 स्थायी बंदोबस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। परमानेंट सेटलमेंट देखो इंट्रोड्यूस किसने किया था और ये था क्या, और किस ईयर में ये लॉन्च किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1793 का ईयर याद रखना है। स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये था कि सरकारों ने ना अपना राजस्व फिक्स कर दिया था। ज़मींदार लोग उतना पैसा उनको दे के जाते थे, उनको बाकी और किसी से मतलब नहीं था। ज़मींदार तुम कितना कमा रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमने जितना अमाउंट फिक्स किया आपको टैक्स देने के लिए, आप हमें उतना दे दीजिए बस। तभी तो ज़मींदारों के जलवे हो गए थे कि ज़मींदार किसानों से दबा के लूटते थे, और कितना लूटा ये अंग्रेज़ों को मतलब नहीं था। तो उनको तो जितना जितना उन्होंने फिक्स किया था उतना चाहिए था। तो इस व्यवस्था ने ज़मींदारों को भूस्वामी बना दिया था।
ठीक है, जमींदारों को भूस्वामी बना दिया था। और अमाउंट कितना फिक्स किया गया था? ये अमाउंट था 10/11 भाग, ये कंपनी को देना था। ठीक है, ये कंपनी को देना था। किसको? जमींदार लोग देंगे वसूली करके, या फिर अपनी ज़मीन पे जो भी उगा रहे हैं वो। तो 10/11 भाग कंपनी के पास जाना था, और जमींदार अपने पास कितना रखेंगे? 1/11 भाग, 1/11 भाग। तो सरकार बस इस वाले अमाउंट से बड़ा खुश थी कि चलो हमारा तो फिक्स है ना इतना, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइमली इतना पैसा आ जाएगा। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र भी पूछता है कि कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखना। बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा याद रहेगा, और यूपी, यूपी में कुछ क्षेत्र थे। और सबसे इम्पोर्टेंट है उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त लागू था, यानी लगभग 19%, इंडिया का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 19% भाग पे स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, कॉर्नवालिस साहब ने ये अप्लाई किया था, और 1793 का। चलिए 98 देखिए। गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में हम लोगों को बताना है। ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के बारे में आप लोग समझते होंगे। देखिए, नेचुरल फोर्स है और हिडन फोर्स भी है, दिखता तो है नहीं लेकिन काम सटीक करता है। और एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है और उसमें मास है, और मास है या फिर एनर्जी है, तो वो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो करेगा। दो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, या फिर रोटेशन कर रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो सब किसके? इसी के कारण तो कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण। यदि पृथ्वी सूर्य की ग्रेविटेशनल फील्ड से यदि बाहर चला जाएगा तो फिर बाहर चला ही जाएगा, वो कौन सी गैलेक्सी में जाके समा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अपने सोलर सिस्टम में सारे के सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सूर्य का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उससे बंधे हुए हैं, सारे प्लैनेट उससे बंधे हुए हैं। ये सूर्य के ग्रेविटेशनल पुल की मेहरबानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। बी पॉइंट पढ़िए। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी और अन्य ग्रह हमारे सौरमंडल के सूर्य के चक्कर लगाते हैं, कक्षा में रहते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं का त्वरण जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये होता कहाँ पे है? हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये पोल पे है। ठीक है, इतनी वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो पोल पे है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इक्वेटर की तरफ जैसे ही आओगे, इक्वेटर की तरफ जैसे ही आओगे तो ये जी की वैल्यू घटती जाएगी, और जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? ऐसा नहीं है बहुत कम नहीं हो जाती, आधी नहीं हो जाती है 9.8 से। 9.8 यदि मैक्सिमम वैल्यू है जी की पोल पे, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू वही वैल्यू 9.7, मतलब बहुत माइन्यूट सा फ़र्क होता है, लेकिन फ़र्क तो है ना। हाँ, फ़र्क तो है, यानी इक्वेटर पे आप थोड़ा सा कम वजन फील करोगे, ठीक है, पोल पे ज़्यादा फील करोगे। तो इसमें तो सारे सही हैं, इसमें सारे सही हैं, तो गलत कौन है फिर? गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 99 देखिए। परमाणु रिएक्टर है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं, भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जल्दी से बताइए? 22 हैं। ठीक, 22 हैं। थोड़ा सा ये फैक्ट हमें चेक करके बताना आप लोग, मुझे 22 ही याद आ रहे हैं। परमाणु रिएक्टर समझ रहे हैं ना? देखो, अल्टीमेटली बिजली बनानी है, अल्टीमेटली बिजली बनानी है। और बिजली कैसे बनती है? जनरेटर बनाता है बिजली। और जनरेटर चलता कैसे है? साफ्ट लगी होती है उसमें, साफ्ट घूमता है तो जनरेटर चलता है। तो सबसे बड़ी टास्क जो है वो साफ्ट को घुमाने ही का है। साफ्ट को यदि आप घुमा लिए तो बस काम बन गया। अब इस साफ्ट को घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, ये तरीके कौन कौन से हैं? साफ्ट पे क्या लगी रहती है? टरबाइन लगी रहती है। ठीक है, टरबाइन। अब इस टरबाइन पे पानी गिरा दो तब भी घूम जाएगी, इस टरबाइन पे स्टीम गिरा दो तब भी टरबाइन घूम जाएगी। टरबाइन घूमने का मतलब साफ्ट भी घूमेगी और फिर जनरेटर चलेगा तो बिजली बनेगी। तो अंतिम टारगेट क्या रहता है कि इस टरबाइन को हमें घुमाना है, चाहे वो स्टीम से घुमा लो, चाहे वो पानी पटक के घुमा लो। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं। अब स्टीम बनाने के भी दो तरीके हैं। अब स्टीम आप बना कैसे रहे हैं? पानी से स्टीम कैसे बना रहे हैं? या तो कोल की एनर्जी को यूज कर लो, कोयला जला लो भैया, तो वो थर्मल पावर प्लांट हो जाते हैं। यदि कोयला से आप स्टीम बना रहे हो, ठीक है, तो वो थर्मल पावर प्लांट हो जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर लो।
न्यूक्लियर फ्यूल से यदि स्टीम बना रहे हैं तब भी हमारा काम बन जाएगा। तो अब काम समझ में आया ना, परमाणु रिएक्टर कर क्या रहा है भैया, स्टीम बना रहा है बस। क्यों? क्योंकि हमें स्टीम को टरबाइन पे गिराना है और जनरेटर चलवाना है, और जनरेटर चलेगा तभी बिजली बनेगी। अब बस परमाणु रिएक्टर में जो फ्यूल है वो यूरेनियम-235 है, और तमाम न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज करते हैं। बस इसी फ्यूल से एनर्जी जनरेट करा पाना टेढ़ा काम है बस। क्यों? क्योंकि इन फ्यूल्स में चलती हैं केमिकल रिएक्शन चेन्स, और रिएक्शन चेन कंट्रोल करना पाना इतना आसान नहीं होता। कोल थर्मल पावर प्लांट की थोड़ी ना है कि ज़्यादा स्टीम बन रही है तो कोयला थोड़ा कम कर दो, कोयला निकाल दो, थोड़ा सा कोयला निकाल दोगे, कम कर दोगे, कोयले की मात्रा कम कर दोगे तो कम बॉयल होगा पानी। लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें तो एक बार शुरू होगी चेन तो हो गई। ठीक है, तो इसमें फिर रिएक्शन को कम करने के लिए, उस चेन की दर को कम करने के लिए कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। ठीक, चलिए तो वही देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर ए पढ़िए। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, रिएक्टर कोर में प्रोटॉन अवशोषित नियंत्रक छड़। प्रोटॉन को थोड़ी ना अवशोषित कराना है, न्यूट्रॉन को अवशोषित कराना होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन ही यूरेनियम-235 पे अटैक करता है, कोलोइड करता है, बॉम्बार्डमेंट करता है। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 गलत है, प्रोटॉन लिखा है ना इसलिए। दूसरा पॉइंट है नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोल रॉड्स जो हैं बोरोन और हैफनियम आदि तत्वों से बनाई जाती हैं। हाँ तो सही है, बोरोन भी है, हैफनियम है, और भी हैं, कैडमियम भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कैडमियम भी हम लोग पढ़ते हैं। और मॉडरेटर में भारी जल का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 सही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 सही है। ठीक है, रॉड्स देखना है, इस तरह की रॉड्स होती हैं। एक इमेज पढ़िए, ये हैं, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। ठीक है, ये जो रॉड्स दिख रही हैं ये रॉड्स हैं। ये छोटा सा एक रिएक्टर होगा, एक छोटा सा ये रिएक्टर है, मतलब एक प्रोटोटाइप की तरह होगा, क्योंकि इतने छोटे साइज़ थोड़े ना रहते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ रहते हैं। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 देखिए, श्वसन मूल यानी निमेटोफोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन से वेजिटेशन में पाए जाते हैं। निमेटोफोर्स के बारे में अब लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब कौन सी वनस्पति है जिसकी रूट्स, जिसकी जड़ें ऑक्सीजन को सक करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स यानी लवण मृदोद्भिद। ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है, मैंग्रोव। मैंग्रोव पढ़ते हैं ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट है। ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट बोलते हैं से, मतलब वो नमक के पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, मरते नहीं हैं। तो आंसर क्या है, हेलोफाइट्स। ठीक है, इनको देख लीजिए, थोड़ा निमेटोफोर्स को देख लीजिए। वैसे हम लोगों ने कई बार देख भी लिए हैं, एक बार और देख लीजिए। ये आपको रूट से दिख रही हैं, ये रूट से दिख रही हैं, इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू, जूम कर दें, देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, निमेटोफोर्स ब्रैकेट में क्या लिखा है, ब्रीदिंग रूट्स, मतलब ये सांस लेने वाली जड़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्पॉन्जी टिश्यू ऑफ द निमेटोफोर्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, यहाँ से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को सक कर लेती हैं। ठीक है, चलिए इनको निमेटोफोर्स बोलते हैं। वापस चले क्वेश्चन पे। ठीक, 101 देखिए, कथन कारण देखना है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए हम लोगों ने इसको भी कई बार पढ़ लिया, हम लोगों ने तरंग वेव्स पढ़ी थी ना, पी टाइप की पढ़ी थी, एस टाइप की पढ़ी थी, और हम लोगों ने फिगर भी देखा था। उस फिगर में हम लोगों ने ऐसा शैडो जोन देखा था, एक याद आ रहा, शैडो जोन। ठीक है, उस शैडो जोन में क्या होता था कि उसमें किसी भी प्रकार की वेव जो है वो एंटर कर ही नहीं पाती थी, ऐसे मुड़ जाती थी। ठीक है, ऐसे मुड़ जाती थी, इसके अंदर नहीं आ पाती थी। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के हर एक भाग पे भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर इस जोन में यदि आप रिकॉर्ड करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे तो नहीं रिकॉर्ड करेगा, वो मशीन रिकॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि उस जोन में वेव है ही नहीं। तो हर एक स्थान पर नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता। यहाँ पे सभी स्थान लिखा है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। देखिए भाई, पृथ्वी का जो अंदर वाला मैटर है, मटेरियल है, वो एक जैसा तो है नहीं, यानी डेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है ना, डेंसिटी यूनिफॉर्म तो है नहीं, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे सेमी लिक्विड है, तो डेंसिटी कैसे सेम हो सकती है। तो जब डेंसिटी सेम नहीं है तो ये जो वेव्स हैं उनके पाथ में थोड़ा सा डाइवर्जन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। साउंड वेव पढ़े हैं ना, साउंड वेव में अपवर्तन पढ़े होंगे आप लोग। तो जो कम डेंसिटी वाले जो मटेरियल थे उसमें थोड़ा सा झुक जा रही थी ना,
उसमें वेव जो है वो झुक जा रही थी कि नहीं झुक जा रही थी। यानी आप यहाँ पे बस ये समझ लीजिए डेंसिटी अलग अलग है पदार्थों की, तो एक सीधी रेखा में नहीं चलेगी वेव, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डाइवर्जन आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, तो वक्राकार पथ पर चलती है, ये पॉइंट ठीक है, कारण बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, आर सही है और ये गलत है। चलिए 102 देखिए, पेरियार नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरियार नदी के बारे में एक चीज़ याद रखना है, ये बेस्ट फ्लो रिवर है, बेस्ट फ्लो रिवर है, ठीक है, पश्चिम में बहने वाली नदी है। इसको पूर्वी ईस्टर्न फ्लो नहीं बना देना, पूरब में बहने वाली मत बना देना, यानी बेस्ट ऑफ बंगाल सॉरी बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरा देना इसको। ये कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सी में गिरती है, इसका माउथ कहाँ पे है, अरब सागर में। और इसका जो सोर्स है, सोर्स यानी ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये वेस्टर्न घाट से होती है, ठीक है, वेस्टर्न घाट से। यहाँ पे शिवगिरी नाम की पहाड़ी हैं, शिवगिरी, शिवगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है, सोर्स इसका शिवगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और ये पेरिनियल रिवर है, ठीक है, पेरिनियल यानी बारहमासी नदी है, इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इडुक्की बांध बहुत फेमस है, इडुक्की बांध कहाँ पे है, याद रखना है हम लोगों को, पेरियार रिवर पे, पेरियार रिवर। और केरल की सबसे बड़ी नदी है पेरियार, यह केरल में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, यानी तीनों पॉइंट इसके करेक्ट हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट इसके करेक्ट हैं। आगे बढ़ें, चलिए इसको देखना है, इसको फिगर पर देख लीजिए जल्दी से, ये देखिए, दिख रहा है, जूम कर दें, ये पेरियार रिवर दिख रही है, पश्चिमी घाट से निकली, यहाँ से फ्लो हुई, ठीक है, ये फ्लो हुई, और यहाँ पे एक कौन सी लेक दिख रही है, बेम्बेनाड, ठीक है, बेम्बेनाड, बेम्बेनाड लेक है ये, पहले बेम्बेनाड लेक में ये गिरती है नदी, ठीक है, फिर उसका पानी समुद्र में मिल जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेम्बेनाड लेक। चलिए वापस चलते हैं, 103 देखिए, वर्तमान में भारत में यूरेनियम का उत्पादन करने वाली खदानें कहाँ पे अवस्थित हैं, यूरेनियम की माइंस कहाँ पे, जल्दी से बताइए। जस्ट फैक्ट है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, जादूगोड़ा, ठीक है, जादूगोड़ा में यूरेनियम उत्पादन की खान है, ठीक है। कलपक्कम और काकरापाड़ जगह के नाम भी, और ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। 104 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वान चैलेंज से संबंधित, वान जो आपको दिख रहा है VONN, ये शहर है कहाँ का, जर्मनी का, ठीक है, एक सिटी है, सिटी ऑफ जर्मनी। अब ये जो वान चैलेंज है वो है किस लिए, किस तरह का चैलेंज है, सबसे पहली बात, ये एक ग्लोबल एफर्ट है, ग्लोबल एफर्ट, किस तरह का एफर्ट हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, किस तरह का एफर्ट हो रहा है, ये एफर्ट है डिफॉरेस्टेड लैंड जो है, डिफॉरेस्टेड लैंड जो है उसको हमें रीस्टोर करना है, गैर वनीकृत भूमि जो है उसकी हमें पुनर्स्थापना करनी है। लेकिन कितनी ज़मीन का पुनर्स्थापना करना है, इन्होंने बोला है वो वान चैलेंज में 2030 तक इनका जो टारगेट है वो 350 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर, मिलियन से करोड़ बनाना है तो क्या करना है, 10 से भाग दे देना है, तो 35 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, 35 करोड़ हेक्टेयर लिख लो उसको, इतनी ज़मीन पे, इतनी ज़मीन को रिस्टोर करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड, गैर वनीकृत भूमि का पुनर्स्थापन, वान चैलेंज याद रखना। चलिए 105 देखिए, 105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें कोयले के दहन से वायुमंडल में उत्सर्जित होती हैं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल करोगे तो कौन सी गैसेस रिलीज होंगी, हम लोग को ये देखना है। देखो CFC के बारे में आप लोग जानते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका सोर्स क्या था, इनका सोर्स तो AC था ना, एयर कंडीशनिंग, ठीक है, एयर कंडीशनिंग प्लस रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है, ठीक है, फ्रिज, इन सब से ये गैसें रिलीज होती हैं CFC, ये कोयले के दहन से नहीं होती है, तो CFC को तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब ऑप्शन टू जहाँ जहाँ पे है उसको हटा दीजिए, ऑप्शन 2 इसमें है, एक कट करिए, ऑप्शन 2 इसमें है, D को भी कट करिए, तो अब हमारे पास B और C बचा है बस। और ओजोन जो है वो ऑटोमोबाइल से निकलती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल, ठीक है, तो ये भी कार्बन के दहन से नहीं, तो आप 3 को भी हटा दीजिए, ठीक है, तो ये भी गया, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, B ऑप्शन। 1, 4, 5 जो हैं वो कोयले के दहन से उत्सर्जित होती हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लियर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कोयला जलाओगे तो भाई CO2 तो निकलेगा, तो पावर प्लांट में तो ये सब निकल ही रहा है। चलिए 106 देखिए, 106 IUCN क्या रिलीज़ करता है, रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट में क्या रहता है, रेड लिस्ट में
संकटग्रस्त प्रजातियों के नाम वगैरह रहते हैं, ठीक है, और उनको कंजर्व करने के तमाम तरीके उसमें बताए जाते हैं। चलिए इसको देखिए, रेड पांडा समझ रहे हैं, देखा है। चिरू ये क्या है, ये हिरण की प्रजाति है, ठीक है। तिबेतियन एंटीलोप को बोलते हैं, तिबेतियन। अभी हम फिगर दिखा दे रहे हैं आपको तो याद हो जाएगा। तिबेतियन एंटीलोप, एंटीलोप किसे बोलते हैं, हिरण को बोलते हैं, ठीक। डुगोंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैमल है और इसमें ख़ास बात क्या है कि ये सी एनिमल है, ठीक है। समुद्र में रहने वाला, पानी में रहने वाला जानवर है, ठीक है। इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्री गाय, याद रखना, समुद्री गाय। अभी किस किस कैटेगरी में ये हम लोगों को जानना है, इसको देख भी लेंगे हम लोग। आइए इमेज देखिए, सीधा देखिए, ये है चिरू, ठीक है। चिरू आपको ये हिरण की तरह लग रहा है ना। ये जो है ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड यानी निकट संकट है, निकट संकट, ठीक है। चिरू याद रखना। दूसरा देखिए, ये क्या था, ये मालाबार सिवेट है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो इस प्रजाति को, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है। ये क्या है, मालाबार सिवेट। चलिए और देखिए आगे, ये रेड पांडा है, ठीक है। रेड पांडा की स्थिति क्या है, संकटग्रस्त है, इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, सिर्फ इंडेंजर्ड है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये है ड्यूगोंग, ये क्या है, ड्यूगोंग इंपॉर्टेंट है, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मैमल भी है और इसको बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, बस ये क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है, सुवेद्य है, ठीक है। चलें वापस चलें क्वेश्चन पे। तो हम लोगों ने सिवेट के बारे में देखा था, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बिल्कुल करेक्ट है, 2 नंबर सही मैच है, ठीक है। डुगोंग भी हमने देखा, सुवेद्य वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, तो ये भी सही मैच है। रेड पांडा जो है वो गंभीर नहीं है, ठीक है, वो गंभीर हटा दो, सिर्फ संकटग्रस्त है, तो तीसरा गलत मैच है। तो तीसरा जहाँ भी ये हटा दो, तो सी ऑप्शन में भी 3 है, डी ऑप्शन में भी 3 है, इसको भी कट करो, बी ऑप्शन में भी 3 है, केवल एक ही ऑप्शन बचता है 1 to 4 जो सही मैच है, ठीक है, 1 to 4, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए 107 देखिए, बजट 21-22 के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कितने इस्टेब्लिश होने के लिए इस बजट में बोला गया है, 750, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, याद रखना। चलिए 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए नोडल एजेंसी है। MPI 2020 में कितनी रैंक थी भारत की, बताइए जल्दी से, 62वीं, ठीक है, 62वीं, मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से हम लोग गरीब हैं। नोडल एजेंसी कहाँ पे, ये नोडल एजेंसी कौन है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो MPI इंडेक्स है वो 10 इंडिकेटर्स को लेके बनाते हैं, ठीक है, 10 इंडिकेटर्स याद रखना। मतलब इन सब में वही सब चीज़ें, पोषण आ जाएगा, बाल मृत्यु दर आ जाएगा, स्कूली शिक्षा, स्कूल उपस्थिति, ठीक है, किचन में फ्यूल, रसोई ईंधन, सैनिटेशन, पेयजल, बिजली, आवास, मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, सबको मिला के फिर ये सूचकांक बनेगा। चलिए 109 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 में पहला स्थान दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी को ये पुरस्कार दिया गया अभी, ठीक है, यूपी को, ठीक है। तो आंसर तो डी है, क्योंकि आंसर है उत्तर प्रदेश। इसका मतलब क्या है, ई पंचायत पुरस्कार का मतलब है जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ की जो ज़्यादातर एक्टिविटी हैं, लोकल बॉडीज़ यानी पंचायतें, लोकल बॉडीज़ की जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं उनमें क्या है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है, डिजिटलाइजेशन हो ही रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होगा तो चीज़ें फास्ट होंगी। यहाँ पे बैकग्राउंड में जानवरों की और रेल की पटरी की आवाज़ आती है, तो यार बहुत बहुत माफ़ी उसके लिए, ठीक है, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। 110 देखिए, 110 में अभी लेटेस्ट में भारत के निम्न में से किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष यानी
10 करोड़ वर्ष पुरानी डायनासोर की हड्डियाँ पाई गई हैं। एक्सपर्ट लोग तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 25,000 30,000 साल बाद फिर से डायनासोर एक बार फिर एंट्री मारेंगे पृथ्वी पे। तो ख़तरनाक हो जाएगा तब तो। चलिए, तब तक तो वैसे भी हम लोग रहने वाले हैं नहीं। तो ये अभी मेघालय में ऐसी हड्डियाँ पाई गई हैं, ठीक है, मेघालय में। चलिए 111 देखिए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे हल्का ज्ञात रूप खोजा है? यूरेनियम 235 को आप लोग समझते होंगे। इसका ये क्या है, इसका यूज कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में करते हैं। अभी इसी के एक आइसोटोपिक खोज हुई है जिसे बोला गया यूरेनियम 214, ठीक है, 214। ये बहुत हल्का है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, ठीक है। चलिए 112 देखिए। 112 में 2021 में किस मंदिर के विकास के लिए तेल और गैस PSU जो हैं, तेल और गैस PSU समझते हैं ना, वही BPCL HPCL ONGC है ना, ये सब चीज़ें, ये सब जो PSUs हैं, तथा मंदिर के संबंधित ट्रस्ट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस मंदिर का भैया ये पुनरुद्धार होने वाला, रिनोवेशन होने वाला? ये श्री बद्रीनाथ मंदिर का होने वाला, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे? ये उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखना। चलिए 113 देखिए। हमारे संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस देश से लाई है? पहले तो ये बताइए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये कौन से आर्टिकल में? 368 में, ठीक है। 368 में क्या है? संसद की, पार्लियामेंट की शक्ति है संविधान को संशोधित करने की, ठीक है। लेकिन सब कुछ संशोधन करने की शक्ति नहीं, लिमिटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया है ना, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आपको जो चेंज करना है कर दो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे हाथ भी ना लगाना। तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। जस्ट फैक्ट्स है, कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया बताएंगे? बताइए। FR फंडामेंटल राइट्स। आयरलैंड से बताइए, ऑस्ट्रेलिया से बताइए, कमेंट करके बताना। 110 देखिए। 114 देखिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग नहीं किया गया? देखिए, हमने आपसे बोला था प्रियम्बल को बिल्कुल याद कर लीजिए, उसमें जो बोल्ड लेटर हैं वो तो याद होना चाहिए सारे के सारे, ठीक है। बहुत काम आता है, इससे MCQs में बनाने में भी हेल्प होती है और मेंस में बहुत काम आता है। आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, पहली लाइन कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो आपको अखंडता दिखेगी, बंधुत्व भी दिखेगा, गणतंत्र तो अभी हम लोगों ने पहली लाइन में देख ही लिया। कल्याणकारी राज्य जो है, वेलफेयर स्टेट, ये इस शब्द का यूज नहीं किया है, ठीक है। ठीक, अल्टीमेट ध्येय जरूर है प्रियम्बल का कि भैया सब कल्याणकारी राज्य ही बनाना है अल्टीमेटली, लेकिन लिखा नहीं है, ये शब्द की चर्चा नहीं है, ठीक है। तो आंसर बी हो गया। चलिए 115 देखिए। चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है। भैया आर्टिकल 324 पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल 324 मतलब ये संविधान में ही उल्लिखित है, संविधान में वर्णित है, यानी चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अखिल भारतीय निकाय का मतलब ये सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों के लिए ही समान रूप से काम करती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ठीक है। तर्क देखिए, इसका संबंध सभी राज्यों की पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से नहीं। भैया हम लोगों ने क्या पढ़ा है? राज्यों की पंचायत और नगर पालिका का चुनाव करने का अधिकार स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो आपको 243 में दिखेगा, 243 आर्टिकल में बहुत सारे आर्टिकल हैं, उसमें देखना एक प्रावधान स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी है, जो जिसका काम क्या है? सिर्फ लोकल बॉडीज़ का चुनाव कराना, ठीक है, लोकल बॉडीज़ का। अब लोकल बॉडीज़ में चाहे वो ग्राम वाली लोकल बॉडीज़ हों या फिर नगर वाली लोकल बॉडीज़ हों, ठीक है, क्लियर है। यानी रूरल लोकल बॉडीज़ हों या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ हों, RLB हों चाहे ULB हों, इनका जो चुनाव है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI जो है वो चुनाव किसका कराती है? भाई लोकसभा का कराती है, राज्यसभा का कराती है, प्रेसिडेंट का कराती है, वाइस प्रेसिडेंट का कराती है और विधानसभाओं की कराती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ठीक है, और परिषद का भी कराता है। तो राज्यों के जो चुनाव है और जो केंद्र स्तर पे जो चुनाव है उनका इलेक्शन कराती है ECI। तो ये आर गलत है, सॉरी यहाँ पे आर गलत है, ये सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 116 देखिए। सर्की वंश का संस्थापक था।
सरगी वंश का संस्थापक मालिक सरवर थे, ठीक है, मालिक सरवर। ये जौनपुर के सूबेदार थे, जौनपुर के सूबेदार थे, याद रहेगा। इसे सर्ग के नाम से भी जानते हैं, सर्ग, ठीक। चलिए 117 देखिए, निम्नलिखित में से किसने तांबे के सिक्के दाम, तांबे के सिक्के दाम, सिक्के का नाम है दाम, का प्रचलन किया। ये शेरशाह सूरी साहब थे, ठीक है। शेरशाह सूरी साहब ने तांबे के भी सिक्के चलाए, सिल्वर के भी सिक्के चलाए, ठीक है, और सोने के भी सिक्के चलाए, सोने के भी सिक्के चलाए शेरशाह सूरी, ठीक है। 118 देखिए, देखिए इसको सुमेलित अनमैच बताना है। सती उन्मूलन अधिनियम याद आ रहा, राजा राम मोहन राय साहब याद आ रहा है, विलियम बेंटिक याद आ रहा है, ठीक है। 1828 याद आ रहा, 1828 ब्रह्म समाज, उसके एक साल ही बाद सती उन्मूलन अधिनियम आ गया था बेंटिक साहब की सहायता से, और ज़्यादा से ज़्यादा जोर किसने दिया था, राजा राम मोहन राय साहब ने। तो ये तो सही मैच है, ठीक है। 1828, 1833 में राजा राम मोहन राय साहब खत्म हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, रैयतवाड़ी प्रथा जो प्रणाली है जो 1822 में। रैयत का मतलब क्या होता था, रैयत मतलब किसान होता था, ठीक है, रैयत किसान। वो तीनों व्यवस्थाएं कभी पढ़ाएंगे, या फिर आप लोगों ने तो कई बार पढ़ा भी होगा, समय मिलेगा तो इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो ये तीनों मैच हैं। मद्रासा काल जो है वो 1800 का टाइम का था, 1876 से 78 का टाइम था, ठीक है, 1700 में नहीं था। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए 119 देखिए, लेंस की शक्ति बेसिक सा क्वेश्चन है, डायोप्टर से मेजर करते हैं, ठीक है। इसमें कोई खास बात नहीं है, डायोप्टर से मेजर करते हैं। जो आप लोग पावर बताते हैं, हमारा पावर -1.5 है, हमारा 0.5 है, हमारा 0.25 है, वो एक्चुअली डायोप्टर में ही होता है, ठीक है, वो डायोप्टर में होता है। किसी का माइनस में होता है, किसी का पॉजिटिव प्लस में होता है। चलिए 120 देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे मीठा कौन है। कार्बोहाइड्रेट समझते हैं, देखो 3 तरह के फूड होते हैं, आप जल्दी से समझ लीजिए। पहले है कार्ब, इनको कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब भी बोलते हैं, ठीक है। कार्ब का काम क्या है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराना, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है, मसल बिल्डिंग, ठीक है, मसल बिल्डिंग, ठीक है। टिश्यूज निर्माण में काम कौन करता है, प्रोटीन। मांस किससे बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। और तीसरे होते हैं विटामिन, ठीक है। विटामिन का काम क्या है, विटामिन का काम का तो प्रोटेक्शन है, रोगों से सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है। तो ये 3 तरह का है। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। नेचुरल रूप से जो मोनोसैकेराइड्स शर्करा है वो कौन है, फ्रक्टोज, ठीक है, सबसे मीठा भी है फ्रक्टोज, ठीक। फ्रूट्स में और हनी में पाया जाता है, फ्रूट्स में और शहद वगैरह में फ्रक्टोज ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये आज 120 तक है, अभी शाम को या फिर कल सुबह 121 से पूरा 150 कर लेंगे, ठीक है। PDF टेलीग्राम पे है, उस वहाँ से ले लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।